चलिए भाई, तो आज हम लोग एकदम ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वर्क पावर एनर्जी। देखिए, सभी लोग मॉड्यूल लेकर आया करिए, मॉड्यूल से घर में पढ़ा करिए, उसके सॉल्व एग्जाम्पल देखा करिए, अनसॉल्व क्वेश्चंस लगाया करिए। वो आपको किताबें पढ़ने के लिए दी गई हैं, घर में रख के उसकी आरती करने के लिए नहीं दी गई कि जय हो किताब देवी हमको ज्ञान देती रहना है। उसको पढ़ना पड़ेगा बेटा, है ना। देखिए, उस किताबों में बहुत ही डिटेल्ड में थ्योरी, बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल लिखे हैं। उसी थ्योरी और सॉल्व एग्जाम्पल के सहारे हम लोग क्लास में बहुत सारी थ्योरी, जो लैंग्वेज होती है वो बहुत सारी लैंग्वेज नहीं लिखवाते। पैराग्राफ के पैराग्राफ किताबों की तरह हम क्लास में नहीं लिखवाते, समझाने पे ज़्यादा जोर देते हैं और मेन डेफिनेशन लिखवा देते हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं कि आपको जो किताब दी गई है वो आपको रीडिंग करने के लिए दी गई, तो पढ़ने के पहले नहीं पढ़ सकते तो मेरे पढ़ाने के बाद आप उसकी रीडिंग जरूर करें। और उसमें से बहुत सारे अच्छे सवाल भी रहते हैं, वो भी आप देखा करें। 40-50 तो सॉल्व एग्जाम्पल ही रहते हैं कम से कम, है ना। इतने अच्छे मॉड्यूल आपको मिले, आप उनका उपयोग करें प्लीज़, और लेकर जरूर जरूर आए। चलिए, तो बेटा वर्क पावर एनर्जी में सबसे पहला आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन। तो वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, किसी कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होता है किसी बॉडी पे। तो जो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन होता है, हाँ, अगर कांस्टेंट फोर्स ना हो तो क्या, इम्पल्स निकाल के टाइम से डिवाइड कर दें। क्या निकालने के लिए? वर्क निकालने के लिए। इम्पल्स क्यों बोल रहे हो? इम्पल्स तो फोर्स इनटू टाइम होगा ना। टाइम से डिवाइड, इम्पल्स को टाइम से डिवाइड करोगे तो फोर्स ही आ गया एक तरह से। हाँ, फोर्स का वो पढ़ाएंगे, वेरिएबल फोर्स होगा वो, इंटीग्रेट करेंगे, आगे सिखाएंगे, आज ही सिखा देंगे। आइए बेटा, तो सबसे पहले अगर फोर्स कांस्टेंट है तो सबसे पहले समझो कि कांस्टेंट फोर्स किसे कहते हैं। बेटा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और कांस्टेंट होने का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, जिसकी डायरेक्शन कांस्टेंट हो, उसे कांस्टेंट कहते हैं। ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रही हो बेटा, ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही हो, दो में से कुछ भी चेंज ना हो रहा हो, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही हो। तो कांस्टेंट फोर्स का जो वर्क डन होता है बेटा, उसका फॉर्मूला हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं, एफ डॉट एस। इट इज एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स होता है एफ डॉट एस, इट इज एफ एस कॉस थीटा। ये वर्क डन होता है। यहां पर एफ कांस्टेंट फोर्स है, एस है बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिखते चलना भाई, है ना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो यहां पर बेटा जो एस होगा, एस वो डिस्प्लेसमेंट होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट, मतलब जिस पॉइंट पर हमने फोर्स लगाया है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो जैसे मान लो बेटा हमने बॉडी के किसी इस पॉइंट का पे फोर्स लगाया, पी पॉइंट पे, तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई है, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि ये जो पी पॉइंट है ये कितना डिस्प्लेस हुआ, ये पी पॉइंट कितना डिस्प्लेस हुआ। ये एंगल थीटा है। थीटा यहाँ पर क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन
फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कई बार क्या होता है ना कि बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। जैसे अभी तक हम लोगों ने जो मोशन पढ़े हैं वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाते हैं। हम आगे रोटेशन पढ़ाएंगे आपको। तो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, जैसे मान लो इस बॉडी पे फोर्स लगाया आपने थीटा एंगल पे, अब ये बॉडी डिस्प्लेस होके मान लो यहाँ आ गई, फोर्स ऐसे ही लग रहा है कांस्टेंट थीटा एंगल पे। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जब ट्रांसलेटरी मोशन होता है तो जितना डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट का होता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट का होता है, उतना ही डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट का होता है। बॉडी का हर एक पॉइंट, चाहे वो बॉडी का ये वाला पॉइंट हो चाहे बॉडी का ये वाला पॉइंट हो, एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी हैज सेम डिस्प्लेसमेंट। इस तरह के मोशन को हम आगे पढ़ेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। और भी कई प्रकार के ट्रांसलेशन होते हैं, दिस इज वन ऑफ द ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन ही अब तक आपने पढ़ा है बच्चों। ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी के सभी पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, बॉडी के सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम होती है, बॉडी के सभी पॉइंट्स के एक्सेलेरेशन सेम होते हैं। आप समझ रहे हो? तो उसमें फर्क ही नहीं पड़ता किस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लिया गया है। इसीलिए आधे बच्चों को क्लियर ही नहीं रहता, वो सिर्फ एस को डिस्प्लेसमेंट याद रखते हैं कि एफ फोर्स है, एस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी लिखा होता है। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं याद रखेंगे, एस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी के उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जिस पॉइंट पर हमने क्या लगाया है, फोर्स लगाया। दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। समझ रहे हैं ना? उसी ऐसा होगा कई बार जब हम नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, कंबाइंड मोशन, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, तो वहाँ हम रोलिंग वगैरह की बात करेंगे। वहाँ हम दिखाएंगे आपको कि अलग अलग पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है? अब जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया तुम्हारे यहाँ पे, हाथ ऐसे हो गया, तो हाथ से क्या लेना देना, ये पॉइंट तो हिला ही नहीं अपनी जगह से। तो ये पॉइंट कितना मूव किया, मान लो तुमने ऐसे फोर्स लगाया, बॉडी ऐसे हो गई, कोई वर्क डन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैंने यहाँ फोर्स लगाया और ये मूव कर रहा है पॉइंट, ये पॉइंट मूव कर रहा है, तो वर्क डन वहां पर होगा। तो इसलिए बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं, हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के डिस्प्लेसमेंट पे ध्यान देना। अच्छा, अब आप समझ रहे हो कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना? क्या लिखा नहीं था क्या? लिख लेना होता है ना। तो W जो होता है ना, वो क्या है बताओ, वेक्टर है कि स्केलर? ये स्केलर क्वांटिटी है, बहुत ही सिंपल बात है। SI यूनिट बताओ क्या होती है इसकी? जूल होती है बेटा, जूल। वेरी गुड। CGS यूनिट क्या होती है? आर्ग। एक जूल में कितने आर्ग होते हैं? 10 टू द पावर 7। वेरी गुड। चलो बताओ इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है इसका? ml2T-2। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं कांस्टेंट फोर्स की बात करूं फिर से वंस अगेन, तो W बराबर FS cos थीटा। तो देखो, अगर थीटा 90 से छोटा है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक्यूट एंगल बन रहा है, तो जब 90 से छोटा थीटा होता है तो बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव। तो W कैसा आएगा? पॉजिटिव। यानी वर्क डन बाय द फोर्स कैसा होगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर बेटा, अगर थीटा 90 से बड़ा है तो कॉस थीटा नेगेटिव होगा, तो वर्क डन बाय द फोर्स नेगेटिव होगा। लेकिन अगर थीटा यहाँ पर बेटा 90 डिग्री है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। ठीक है ना? अच्छा, एक बात और समझो, वर्क एनर्जी का ही फॉर्म है बेटा। जब हम बेसिकली वर्क डन होता है कहीं पर, तो बेसिकली वहां एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा होता है। जैसे मैं अगर कहूं कि बेटा मैंने वर्क डन किया है, मैंने किसी बॉडी पर 50 जूल वर्क डन किया है, तो यानी मैंने उस बॉडी को 50 जूल एनर्जी दी है, मैकेनिकल एनर्जी। तो इस बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझे, किसी भी बॉडी पर जब आप वर्क करते हो तो आप बेसिकली उस बॉडी को एनर्जी दे रहे होते हो, बॉडी एनर्जी ले रही होती है। तो एट द सेम टाइम बॉडी आप पे नेगेटिव वर्क कर रही होती है। क्योंकि जब आप, फिर से समझ लो बेटा, आपके द्वारा किया गया पॉजिटिव, जैसे हमने पॉजिटिव वर्क किया, तो जो व्यक्ति वर्क कर रहा है वो एनर्जी दे रहा है, तो उसकी खुद की एनर्जी कम हो रही। तो अगर मैं कहूं कि मेरे द्वारा किया गया वर्क डन ऑन द बॉडी प्लस 50 जूल है, इट मींस मैंने बॉडी को 50 जूल एनर्जी दी है। बात समझ रहे हैं ना? बट अगर किसी फोर्स का वर्क डन -50 है, मेरे द्वारा किया गया, मेरे फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन -50 है, तो मैंने उसको -50 जूल एनर्जी दी है। अब सोचो, -50 जूल हमने तुम्हें दे दी, तुम्हारे पास 100 जूल थी और -50 जूल दे दी, 100 में से -50 जोड़ो, कितनी बची? 50। तो -50 देने का मतलब 50 जूल एनर्जी हमने आपसे ले ली है।
तो किसी बॉडी पर नेगेटिव वर्क करने का मतलब उससे एनर्जी ले लेना। तो वर्क डन बेसिकली एनर्जी एक्सचेंज का एक प्रोसेस है। जब आप वर्क करते हो तो आप बेसिकली एनर्जी का लेन देन करते हो, ठीक है ना। लिख लिया, फटाक से लिखो बेटा। चल एक छोटा सा सड़े सवाल से शुरू करेंगे। ए फोर्स एफ वेक्टर बराबर 10I + 5J - 2K न्यूटन acting on a particle which is displaced from 1 to 4, say 4 to 1, find out work done by force। हाँ भाई बताओ बेटा, क्या आंसर आएगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं, x2 - x1 I कैप y2 - y1 j कैप z2 - z1 k कैप, ये डिस्प्लेसमेंट। चलो तो डिस्प्लेसमेंट 4 to 1 to 4, 4 to 1, तो 4 - 1 I कैप 2 - 2 j कैप 1 - 4 k कैप, तो it is 3 I कैप - 3 k कैप। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वर्क डन आएगा F डॉट S, 4 से 10, 10 into 3, 5 into 0, -2 into -3, 36 आएगा। 36 जूल। अगर वो कोऑर्डिनेट्स मीटर में है तो न्यूटन मीटर जूल हो जाएगा। भाई डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था, कई बार ये सवाल वेक्टर में कर चुके हैं। डन, कोई डाउट है तो बताओ। डिस्प्लेसमेंट निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट बता ही चुके हैं कैसे करते हैं। आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 3 है, फोर्स में 10 है। जे का कोफिशिएंट यहाँ 0 है, वहाँ 5 है,
के का कोफिशिएंट यहाँ -3 है, वहां -2 है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ कांस्टेंट फोर्स के मुझे एग्जांपल्स अगर निकालने हो तो यहाँ पर मैं एक दो चीजें और आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए बेटा ये सिंपल सवाल है, यहाँ पर एक पुली है बेटा और एक बॉडी यहाँ पे अटैच्ड है, मान लो 2 kg की बॉडी है और यहाँ पर एक 3 kg की बॉडी है। और अगर मुझसे कहा जाए कि सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू 0, बहुत ध्यान देना बेटा, फाइंड आउट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन A from t equal to 0 to t equal to 4 seconds, on B from same time, on system. G की जगह हम 10 ले सकते हैं। टेंशन फोर्स का वर्क डन बताना है। तो सबसे पहले देखो इस तरह के सवाल एग्जाम में आ जाते हैं क्योंकि इसमें आपको जिस फोर्स का वर्क डन बेटा पूछा गया है वो फोर्स ही नहीं बताया गया कितना है। तो पहले तो आपको वो फोर्स निकालना पड़ेगा कि कितना होगा टेंशन फोर्स। वो फोर्स निकालने के बाद आपको बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी निकालना पड़ेगा कि रेस्ट से छोड़ने के बाद 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। समझ रहे हैं? हाँ बेटा। अच्छा देखते हैं, लेट्स सी। तो अगर मुझे वर्क डन के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों चाहिए तो पहले दोनों निकालने पड़ेंगे यहाँ पे। तो टेंशन निकालना हमने एनएलएम में सीखा है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए काइनेमैटिक्स लगाना पड़ेगा जिसके लिए एक्सेलेरेशन का इस्तेमाल होगा। ये देखिए टेंशन है, ये 3G लगेगा, ये इस पे टेंशन ऐसे लगेगा, ये 2G लगेगा। ये बॉडी नीचे आएगी एक्सेलेरेशन ए से, ये बॉडी ऊपर जाएगी। तो सबसे पहले एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालते हैं। क्या पढ़ा था? नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, तो A इक्वल टू G/5। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। इसका मतलब बड़ी वाली बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आएगी, छोटी वाली ऊपर जाएगी। फिर टेंशन निकाल लेते हैं। तो टेंशन लिखेंगे T - 2G इज इक्वल टू 2A। ये 4 आ जाएगा तो टेंशन की वैल्यू होगी 24। टेंशन आएगा 24 न्यूटन, मतलब जिस टेंशन का वर्क डन बताना है वो 24 न्यूटन है। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो बेटा S बराबर हम अप्लाई करेंगे UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U 0 है, रेस्ट से रिलीज किया। एक्सेलेरेशन जितना इसका डाउनवर्ड होगा उसका इतना अपवर्ड होगा। तो हाफ A की जगह बेटा 2 आ रहा है, टाइम है 4 का स्क्वायर, तो 16 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, 16 मीटर। अब वर्क डन की बात करते हैं। तो टेंशन का वर्क डन बॉडी ए पर आएगा। देखो बॉडी ए पे टेंशन ऊपर लगेगा और बॉडी जा भी ऊपर रही है, तो बेटा टेंशन भी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो T इंटू एस इंटू कॉस 0 बेटा, तो T हो जाएगा 24, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 16, कॉस 0 1 हो जाएगा। 64 4 6 आ जाएगा, तो 32 और 6 38, 384 जूल आएगा। यानी बॉडी ए पर जो टेंशन का वर्क डन होगा 4 सेकंड में 384। अब देखिए सवाल बेसिक सा सवाल है, थोड़ी सी काइनेमैटिक्स मिक्स करी है, थोड़ा सा एनएलएम है और थोड़ा सा वर्क डन है, फॉर्मूला है बस। सवाल तो पिछला ही जो पढ़ाया उसी का है, बस हमने आज के चैप्टर की डेफिनेशन और यूज कर ली बस। टेंशन का वर्क डन बॉडी बी पे देखो क्या आएगा,
बेटा बॉडी भी पे टेंशन ऊपर लग रहा है, बॉडी नीचे जा रही है, तो एंगल 180 डिग्री होगा। टी इंटू एस इंटू कॉस 180 बस माइनस हो जाएगा, माइनस का 384 जूल। और नेट वर्क डन जो सिस्टम पे आएगा वो जीरो हो जाएगा। ये बात मैं जब कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ा रहा था उसी समय बता दिया था कि टेंशन का नेट वर्क डन क्या होता है, जीरो। वो चीज वेरीफाई भी हो रही है। इसमें से जिस स्टेप में दिक्कत हो तो बता सकते। ये बेटा बॉडी अपवर्ड जाएगी तो टेंशन की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होगा, या अपोजिट होगा। तो यहाँ थीटा 0 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री। आइए एक दो सिचुएशंस और देखते हैं बेटा। अगर एक बॉडी है हमारे पास, यहां पर एक फोर्स लगा रहे हैं एफ, ये एम मास की बॉडी है, और ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, और इस बॉडी को यहां से डी डिस्प्लेस किया गया, और ये फोर्स हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे लग रहा है। तो अगर ये बॉडी डी डिस्प्लेस हुई है, डी, तो हमें बताना है फाइंड आउट वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय फोर्स, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन। सभी का अलग अलग वर्क डन बताना है। सिंपल एफ डॉट एस लगाना है, एफ डॉट एस। मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं, आप सारे लगा लीजिए। क्योंकि एक में 5 सेकंड लगेंगे तो 20 सेकंड ने 10 सेकंड बोनस दे दिया। सभी फोर्स कितना वर्क डन करेंगे अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट डी है तो? रफ सरफेस पे बॉडी को पुल कर रहे हैं हम लोग, रफ सरफेस पे। फ्रिक्शन का वर्क डन लिखो, बताओ। ठीक, फ्रिक्शन का बताओ। गलत है।
अब से नॉर्मल गड़बड़ कर दिया, नॉर्मल डिसबैलेंस हो जाएगा ना। अब साइन थीटा भाई बहुत पता है, बहुत सिस्टमैटिक सोचना, कठिन सवाल थोड़े ना है, बहुत सरल सवाल है भाई। जिस फोर्स का मैंने वर्क डन पूछा है उस फोर्स को देखो कैसे लगता है वो, डिस्प्लेसमेंट को देखो, दोनों के बीच का एंगल देखो और आंसर लिखो। बहुत ही सरल सवाल है, लगा लेना चाहिए सबको। जैसे मैंने नॉर्मल का वर्क डन पूछा, तो नॉर्मल कैसे लगेगा सोचो, फिर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखो, नॉर्मल की डायरेक्शन देखो, दोनों के बीच का एंगल देखो, खत्म बात। तो वर्क आ जाएगा। हाँ बेटा, गुड। बताओ भाई। ये तो भाई घोर निराशा दे रहे हो तुम लोग। देखो नॉर्मल जो लग रहा है बॉडी पे, नॉर्मल तो ऐसे ही लगेगा ना, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे ही हो रहा है डी, तो एंगल कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, तो कितना वर्क डन आएगा नॉर्मल का, कांस्टेंट फोर्स है एन इंटू डी इंटू कॉस 90, जीरो आएगा। क्या परेशानी है इसको लिखने में, क्या सोच रहे हो इतना। फोर्स नॉर्मल कैसे लगता है ये तो पता है ना सबको, नॉर्मल कैसे लगता है, नॉर्मल कितना होगा, ये सब तो पढ़ा चुके हैं ना एनएलएम में, तो हम नॉर्मल बनाना थोड़ी ना सिखाएंगे आपको। डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में हो रहा है ऐसे हर पॉइंट, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन है, हर पॉइंट इतना ही डिस्प्लेस होगा, एंगल 90 डिग्री है, जीरो वर्क डन होगा। ऐसे ही एमजी किधर लगेगा, एमजी नीचे की तरफ लगता है। अब सोचो एमजी ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो इससे भी एंगल कितना है, तो वर्क डन बाय एमजी क्या होगा, जीरो। फोर्स हो गया एमजी, डिस्प्लेसमेंट हो गया डी कॉस 90, जीरो होगा। क्या सोचना है उसमें। इस वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, डी होगा, तो वर्क डन बाय एफ कितना होगा, एफ डी कॉस थीटा, ये वर्क डन बाय एफ, एफ डॉट डी एफ डी कॉस थीटा। फ्रिक्शन का वर्क डन बस थोड़ा सा देखना है। अब देखिए फ्रिक्शन कैसे लगेगा, आपको भी पता है कि अगर मैं थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम यहां बना दूं, तो यहां पर ये एफ कॉस थीटा है, ये एफ साइन थीटा, ये नॉर्मल है, ये एम जी है। फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता है, पीछे। अब देखो फ्रिक्शन यहां लग रहा है ऐसे, और ये बॉडी इधर जा रही है डी, तो एंगल क्या होगा यहां 180। देखो फ्रिक्शन का वर्क डन कितना आएगा, फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180। लेकिन फ्रिक्शन यहां पर जो लग रहा है वो काइनेटिक लगेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एन इंटू डी कॉस 180 -1 होता है, तो माइनस का म्यू इंटू एन इंटू डी। बस नॉर्मल सही से लिखना, एन बराबर एम जी मत लिख देना, तो एन प्लस एफ साइन थीटा बराबर क्या है, एम जी है, तो एन की जगह लिखोगे एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये आंसर आ गया फ्रिक्शन का वर्क डन। बिल्कुल बेसिक अप्रोच फॉलो करनी है। बताओ इसमें कौन सी चीज टफ लग रही है, कौन सी चीज नहीं बताई है। फ्रिक्शन म्यू एन नहीं पता है, कि नॉर्मल निकालना नहीं आता है, दो वेक्टरों के बीच का एंगल देखना नहीं आता।
डन। डन बेटा। चलो एक सवाल और करो। अगर ये एंगल थीटा है, ये डिस्प्लेसमेंट पूरा एस है, ये प्लेन की लंबाई एस है, यहां से एक बॉडी को हमने छोड़ा, ये फिक्स्ड है, और इसका मास अगर m है और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और बॉडी यहां से यहां आ जाती है, तो हमें बताना है फाइंड आउट वर्क डन बाय फ्रिक्शन बाय नॉर्मल बाय ग्रेविटी mg। तीन ही फोर्स लगेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एक mg लगेगा, एक फ्रिक्शन लगेगा, तीनों का वर्क डन बताना है। हाँ बेटा। यस। और नॉर्मल का एक ही तो नॉर्मल लग रहा है, पूछ रहे थे हम तुमसे। पहले जिस फोर्स की बात कर रहा है वो फोर्स निकाल लो, फिर देखो डिस्प्लेसमेंट गिवन है, फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल लिखना होता है, एफ एस कॉस थीटा लगाना है, कांस्टेंट फोर्स है, एक ही फॉर्मूला बताया अभी। हाँ बेटा बताएं। सही जवाब। वेरी गुड वेरी गुड। आइए एक एक का निकालते हैं बेटा। आइए देखिए बेटा, देखो फ्रिक्शन जब बॉडी आ रही होगी तो बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है ऐसे, और बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ है, वो ऐसे आ रहा है, तो एंगल कितना है बेटा यहाँ पर 180 डिग्री। तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, बॉडी नीचे आएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। तो फ्रिक्शन का वर्क डन देखो क्या आएगा, फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ एस कॉस थीटा लगा रहे, एफ एस कॉस थीटा है ना, तो फ्रिक्शन हो गया हमारा एफ आर, फ्रिक्शन काइनेटिक क्या लगता है म्यू एन, और कॉस 180 हो गया -1। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होती है इंक्लाइंड प्लेन पे बताओ, एन बराबर यहाँ पे mg cos थीटा होता है कि नहीं, मैं बना नहीं रहा हूँ पर ये अंडरस्टूड है ना, तो यहाँ पर नॉर्मल mg cos थीटा हो जाएगा बेटा, इनटू एस हो जाएगा, तो ये फ्रिक्शन का वर्क डन आ जाएगा। कोई परेशानी किसी को? अब देखो mg का वर्क डन, देखो mg का वर्क डन दो तरह से निकाल सकते हैं, हम समझना बात को। एक तो सीधे सीधे mg का निकाल सकते हो, देखो ये mg ऐसे लग रहा है नीचे की तरफ, mg भी एक कांस्टेंट फोर्स, और देखो डिस्प्लेसमेंट ऐसे जा रहा है बॉडी एस,
तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। भाई हमें इस थीटा से क्या लेना देना, हमें तो जिस फोर्स का वर्क डन चाहिए उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल चाहिए ना बेटा। अब mg ऐसे लग रहा है, mg ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे आ रहा है, सोचो ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये तो 90 माइनस थीटा ही होगा ना बेटा। तो mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के बीच का एंगल कितना था 180, वो 180 था तो हमने 180। तो देखो mg का वर्क डन बाई mg जब लिखेंगे तो लिखेंगे f की जगह आएगा mg, डिस्प्लेसमेंट की जगह आएगा s, और थीटा की जगह क्या लिखेंगे बताओ 90 माइनस थीटा। क्या लिखेंगे बेटा, चूंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ग्रेविटी के बीच का एंगल कितना है 90। फॉर्मूला ही लगा रहे हैं, कुछ भी नया लगाए हो तो बता दो मुझे, तुम वही एफ डॉट एस लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा mg इंटू एस इंटू साइन थीटा। हाँ, अगर एक तरीका और है करने का, मेथड नंबर 2, देखो मेथड नंबर 2 समझ लो। अगर मैं mg के दो कंपोनेंट कर दूं तो एक कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा और एक कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। इसको दो अलग अलग फोर्स मान लेता हूं मैं, ठीक है। तो देखो mg cos थीटा इधर है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो mg cos थीटा कैसा है परपेंडिकुलर। तो mg cos थीटा चूंकि डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो mg cos थीटा के द्वारा वर्क डन 0 है। मेथड 2, तो वर्क डन बाई mg cos थीटा, ये हमारा क्या होगा 0, क्योंकि mg cos थीटा क्या है बेटा 90 डिग्री। समझ तो गए ना कि क्यों 0 है। इसे f1 मान लो, इसे f2, तो ये जो f1 होगा ये इधर आ रहा बॉडी, ये ऐसे लग रहा है 90 डिग्री पे, तो इस अकेले का वर्क डन क्या होगा 0। इस कंपोनेंट का वर्क डन देखो mg sin थीटा का। अब समझना ध्यान से, जो mg sin थीटा वाला फोर्स है वो नीचे लग रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट से कितना एंगल बना रहा है 0 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है और mg sin थीटा भी नीचे की तरफ है। तो वर्क डन बाई mg sin थीटा। देखना ध्यान से, मैं fs cos थीटा लगाऊंगा, देखो f की जगह क्या लिखूंगा mg sin थीटा, s की जगह लिखूंगा s, और थीटा की जगह लिखूंगा cos 0। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं, भ्रमित मत हो ना। ये फोर्स की जगह कौन लिखा मैंने mg sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट की जगह s, और थीटा है mg sin थीटा वाला फोर्स उसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में, तो थीटा क्या हो गया 0। उनके बीच का एंगल है ये थीटा, ये जो थीटा है ये वाला थीटा, ये इंक्लाइंड प्लेन का थीटा है, ये थीटा हमारे वर्क डन वाले फॉर्मूले का थीटा। समझ रहे हैं कि नहीं, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख नहीं रहा हूं, मिक्सअप हो जाएगा, मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख रहा हूं। तो देखो ये सीधे सीधे आ गया mg sin थीटा इंटू एस। यहां से हमें एक चीज और सीखने को मिलती है कि अगर हम किसी फोर्स के कंपोनेंट कर ले और कंपोनेंट करके अलग अलग वर्क निकाल के जोड़े तो भी आंसर वही आएगा हमेशा। पूरे फोर्स का डायरेक्टली वर्क निकालें या एक्स कंपोनेंट का अलग वर्क निकालें, वाई कंपोनेंट का अलग वर्क निकालें, तो भी आंसर सेम आएगा। तो वर्क डन करने के लिए, निकालने के लिए अगर कंपोनेंट लेना ज्यादा आसान लग रहा हो तो लेने में कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं। अब आ जाता है नॉर्मल रिएक्शन। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है, जो कि डिस्प्लेसमेंट से कितना एंगल बना रहा है अगेन 90 डिग्री, तो नॉर्मल का वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है कि नहीं। लिखो फटाक से। डन, जल्दी लिखो।
बात नहीं। आई। तो अब हम एक बहुत छोटी सी हेडिंग डालते हैं पहले कि वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसके सपोर्ट में हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। बेटा मान लो जैसे ये m मास की बॉडी है, लिफ्ट के अंदर रखी है, t बराबर 0 पे लिफ्ट की वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन a से जा रही है। देयर आर टू ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है और एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है। तो ये ऑब्जर्वर जो है ये ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है और ये जो ऑब्जर्वर है लिफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। हमसे कहा जा रहा है फाइंड आउट वर्क डन बाय नॉर्मल n on body from t equal to 0 to t equal to t नंबर एक, विद रिस्पेक्ट टू O1 ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, विद रिस्पेक्ट टू O2 लिफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब नॉर्मल के द्वारा जो बॉडी पे वर्क डन हो रहा है वो ग्राउंड के फ्रेम से कितना दिखेगा और लिफ्ट के फ्रेम से कितना दिखेगा। अब एक चीज देखने वाली है कि अगर ग्राउंड के फ्रेम से देखोगे तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो नजर आएगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखें बेटा तो सेम फोर्स का वर्क डन अलग अलग फ्रेम में अलग अलग आता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है फ्रेम्स पे। तो अगर ग्राउंड के फ्रेम में देखेंगे तो S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर इतना डिस्प्लेसमेंट होगा और नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा। और मुझे उम्मीद है मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, नॉर्मल निकालना आता होगा, n माइनस एम जी बराबर m है। तो नॉर्मल का जो फंक्शन आएगा वो आएगा mg प्लस a। तो अगर मैं नॉर्मल का वर्क डन निकालूं तो कितना आएगा बताओ, n इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, s इंटू कॉस 0। तो नॉर्मल हो जाएगा mg प्लस a, डिस्प्लेसमेंट है हाफ AT स्क्वायर कॉस 0 1। ये वर्क डन बाय नॉर्मल है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और लिफ्ट के फ्रेम में अवेरेल आंसर बता रहा, बताओ अवेरेल 0, बिल्कुल सही जवाब है लिफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अच्छा बताओ, जो बंदा लिफ्ट के अंदर बैठा है उसको बॉडी कैसी नजर आएगी, रेस्ट पे, तो क्या उसको कोई डिस्प्लेसमेंट दिखाई पड़ेगा? तो चूंकि जब वो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देखेगा विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बेटा, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में उसको डिस्प्लेसमेंट ही नहीं दिखेगा, 0 डिस्प्लेसमेंट दिखेगा, तो वर्क डन 0 आ जाएगा। यानी जो वर्क डन होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ब्लॉक उस ऑब्जर्वर को रेस्ट पे नजर आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी रिलेटिव टू द लिफ्ट जो है वो 0 दिखेगा।
अब देखिए वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स अनदर व्यू, इसको हम दूसरे नजरिए से देखेंगे, सेम फॉर्मूले को दूसरे तरह से समझेंगे। हम लोगों ने अभी बेटा पढ़ा कि जैसे मान लो कोई बॉडी है, उसके किसी पॉइंट पर हमने एफ फोर्स लगाया और वो पॉइंट एस डिस्प्लेस हुआ, थीटा एंगल पे फोर्स लगाया था, और हमने पढ़ा कि जो वर्क डन था वो एफ एस कॉस थीटा था। तो अगर मैं इसे इस तरह से लिखूं बेटा, एफ इंटू एस कॉस थीटा, अब देखो एस कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप इस एस वेक्टर के दो कंपोनेंट कर दो, एक फोर्स की डायरेक्शन में वेक्टर का कंपोनेंट करो तो एस कॉस थीटा आएगा, और एक फोर्स के परपेंडिकुलर करोगे तो एस साइन थीटा। आप ऐसे समझ लो बेटा कि हमने इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का नेट डिस्प्लेसमेंट, ये है एस कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलोंग द फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, और यह है डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द फोर्स। तो तुम यहां देख सकते हो कि बजाय तुम एफ डॉट एस याद करने के, तुम ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो फोर्स का वर्क डन है वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एस कॉस थीटा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलोंग द फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट मिल जाए तो डायरेक्टली हम उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब बजाय इसके कि अगर मुझे फोर्स की डायरेक्शन में, ध्यान रहना, मतलब आपको अगर आप सेम चीज को दूसरे तरह से लिखा है, कई बार ऐसी सिचुएशन होगी जहां डॉट प्रोडक्ट करने में हम सहज नहीं होंगे, हमें नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं पता होगा, लेकिन हमें फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो पता है। इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो कोई बॉडी है, उस पर फोर्स लग रहा है बेटा एफ नॉट आई कैप, तो आप मुझे बताओ फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अब मान लो कोई बॉडी ओरिजिन से टहलते हुए इस रास्ते से ए कॉमा बी पे आती है या एक्स कॉमा वाई पे आती है। अगर बॉडी यहां से यहां जाती है, बताना ध्यान से, 0,0 से फोकस्ड होके देखिए जरा, 0,0 से अगर यहां जाती है तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x माइनस 0 आई कैप, y माइनस 0 जे कैप। क्या यही डिस्प्लेसमेंट होगा? अच्छा बताइए, ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट है इसका इसे अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड होगा √x² प्लस y। मुझे बताइए इसमें x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर मैं सिर्फ x आई कैप बोलता हूं तो ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस। y क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस फोर्स के द्वारा इस डिस्प्लेसमेंट में अगर मेरे को वर्क निकालना हो तो मैं F डॉट S लगा देता हूं, बेसिक फॉर्मूला। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, I को I से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बताओ F नॉट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? X से, और साथ में Y के साथ क्या आएगा? 0। तुम ये देखो कि जो वर्क आया है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय वो डिस्प्लेसमेंट आया है जो फोर्स के अलोंग था। यही बताना चाह रहा हूं कि अगर फोर्स x डायरेक्शन में लग रहा है तो या तो एक रास्ता तो है कि F डॉट S करो, कुछ मत सोचो, नेट डिस्प्लेसमेंट लिखो, फोर्स से डॉट प्रोडक्ट करो, खत्म। या अगर आप ये डॉट प्रोडक्ट से बचना चाहते हो तो फोर्स को मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट नहीं, क्या करो? मल्टीप्लाई। किस डिस्प्लेसमेंट से? जो फोर्स की डायरेक्शन में हुआ है। तो जैसे फोर्स x एक्सिस के अलोंग लग रहा था, तो यहां से यहां आने में जो x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है इधर की तरफ वो x है, और y के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो y है। तो देखो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन क्या है? आई कैप। तो आई कैप वाली डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। वही मैं कह रहा हूं कि F डॉट S को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स कैन बी रिटन एज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलोंग द फोर्स। हाँ, ये हो सकता है कि फोर्स ऐसे लग रहा होगा, वो उल्टा जा रहा है तो माइनस साइन आ जाएगा वहां पर। मान लो ये माइनस आई कैप होता है, ये प्लस एक्स होता है, तो माइनस साइन आ जाता है। तो फोर्स अगर उसी डायरेक्शन में लग रहा है तो पॉजिटिव आएगा, फोर्स उल्टा लग रहा है नेगेटिव आएगा।
अच्छा, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम एक सबसे बेहतरीन केस में करते हैं, मैं वापस आऊंगा, आप देखो जरा। सबसे बेहतरीन केस जो होता है वो है ग्रेविटी। इस तरह के सिचुएशन आपको मिलेंगे बहुत सारे। अब जब कोई पार्टिकल एक टेढ़े मेढ़े रास्ते पे ट्रैवल करता है और मान लो ये हाइट h है, तो इस पे जो mg लगता है वो एक कांस्टेंट फोर्स है। यहाँ पे यहाँ हम g के वेरिएशन को इग्नोर करें, हाइट इतनी ज्यादा नहीं है, g को कांस्टेंट मान रहे हैं। तुम देखो एट एवरी टाइम mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड, mg हियर इज कांस्टेंट फोर्स, mg यहाँ पर एक कांस्टेंट फोर्स। अब हमको ना ये वाली लेंथ दी है ना ये इसके बारे में कोई जानकारी दी, ग्रेविटी का वर्क पूछा है। तो अगर मुझे यहाँ वर्क डन बाई वेट बताना हो, वर्क डन बाई वेट, तो देखो मुझे सीधे सीधे लिखना है, मुझे फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन है? mg, कांस्टेंट फोर्स है। किस दिशा में लग रहा है mg? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये देखो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। अगर पार्टिकल यहां से यहां आया है तो आप मुझे बताओ नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये, अरे डिस्प्लेसमेंट इसी को तो बोलते हैं, पूरे पाथ की लेंथ को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। सारे बेसिक्स, सब बेसिक सम होते जाएंगे आगे चल के, पिछले चैप्टर का बेसिक आगे इस्तेमाल होते। फिजिक्स की यही अच्छाई और यही बुराई है, एब्सेंट रहने वालों के लिए यही बुराई है कि पीछे वाला छोड़ते जाओगे आगे समझ नहीं आएगा। या तो फिर आप बहुत मेहनत करके चीज़ों को रिकॉल कर ले रहे हो, एक अलग बात, बैकलॉग कंप्लीट कर ले रहे हो। फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं, मैंने क्या कहा था ना, एनएलएम पढ़ाते समय कहा था ना कि हम 3 महीने के लिए फुर्सत हो गए। अब थोड़ा बहुत अंतर आएगा, 10-20% mg किधर लगता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सब तो लगने ही वाला है। अभी आप इसमें एनर्जी पढ़ोगे, वर्क और एनर्जी पढ़ोगे, वो अगले चैप्टर में इस्तेमाल होगा, फिर वो पढ़ोगे, वो अगले चैप्टर इस्तेमाल होगा। फिर जब यूनिट ही नहीं पढ़ाऊंगा, थर्मल पढ़ाऊंगा, तब केवल 11th में थर्मल ही ऐसा है जहां मैकेनिक्स नहीं लगती, वरना फ्लूइड मैकेनिक्स है। प्रेशर पढ़ोगे तो फोर्स अपॉन एरिया है। तो पूरी क्लास 11 मैकेनिक्स है, फिजिक्स ही पूरी मैकेनिक्स समझो तुम। 12th की फिजिक्स में भी भर भर के मैकेनिक्स यूज होती है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में पूरी 12th वाले झेल तो रहे जिन्होंने 11th में पढ़ाई नहीं करी। मैग्नेटिज्म अभी जस्ट स्टार्ट किया है, पहले लेक्चर में ही मैकेनिक्स, सर्कुलर मोशन तो यूज हो रहा है। वर्क, पावर, एनर्जी, कल पावर पढ़ाया मैग्नेटिज्म के अंदर, मैग्नेटिक फोर्स का पावर कैसे जीरो होता है, क्या होता है। बच नहीं सकते आप, मैकेनिक्स गई मतलब फिजिक्स गई। फिर आप वो बोर्ड लेवल क्वेश्चन जो फॉर्मूला रट के, वैल्यू रख के जो सवाल हो जाते हैं छोटे छोटे वाले, वो वाले कर लोगे, अप्लाइड सवाल नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बोलता रहता हूँ अभी भी वक्त है, अभी अगर सुधर जाओ तो अभी भी धीरे धीरे आपको, भले ही आपका बहुत सारा बैकलॉग है, आपको समझ में कम आता है, पर उसका सोल्यूशन ये नहीं कि आप गोला मारो और ये इंतजार करो कि 10 दिन बाद जाएंगे, नया चैप्टर चालू होगा, फिर सब समझ में आएगा, सब बढ़िया बढ़िया कलरफुल बातें होंगी। ऐसा कभी नहीं होता है। तो क्या करना होता है, अगर आपको 0% समझ में आ रहा है तो भी आप रेगुलर आइए क्लास। आपको 4 दिन बाद 10% समझ में आएगा, 15-20 दिन बाद आपको 40% समझ में आने लगेगा, 1 महीने बाद आपको 60% हो सकता है समझ में आने लगे, हो सकता है 2 महीने लग जाए आपको 90% समझ में आने में, क्योंकि 2 महीने में पीछे वाला बैकलॉग भी तो धीरे धीरे पढ़ाई करोगे, वो भी तो कवर करोगे। लेकिन अगर आप छोड़ छोड़ के अगले अगले चैप्टर का इंतजार करते तो आपको हमेशा साल भर वैसे ही रहेगा कि जब आप 10 दिन पहले आए थे तब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, 15 दिन बाद आए तब भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। और 11th वाले बच्चे ही बहुत करते हैं, स्पेशली स्कूल का एग्जाम आया गोला मार दिया, ये आया गोला मार दिया। गोला ओला ना मारा करो, स्कूल तो चलता ही रहता है। स्कूल में टॉप मान लोगे तो कौन सा वर्ल्ड कप मिल जाएगा तुमको? 11वीं में मत टॉप मारो, और उस स्कूल के चक्कर में 5 दिन नहीं आते हो, सोचो पूरा चैप्टर साफ हो जाता है, और एक चैप्टर साफ हुआ तो दूसरा भी साफ हो गया। या इतने समझदार हो, इतने मेहनती हो कि तुम्हें पता चला कि नहीं 5 दिन तुम्हारा छूटा है, तो तुमने यहाँ आने के बाद 2-2 लेक्चर कवर किए, नोट्स बनाए, पढ़ाई करी, सवाल लगाए, कवर कर लिया। या तो वैसे हो नहीं, उतने मेहनती हो नहीं, क्योंकि मैं बता ही चुका हूँ जितनी मेहनत कर रहे हो उतनी पहले तुम्हें पहले से लग रहा है कि तुम ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तो समस्या वाली बात है। तो स्कूल में भले जस्ट पासिंग मार्क ही क्यों ना आए, घर वालों को समझा दो कि भैया फोकस कर रहे हैं थोड़ा, अभी 11th रहने दो, अभी थोड़ा इधर कोचिंग में फोकस कर रहे, जितने नंबर आए आने तो क्यों। क्योंकि हमें पता है, गार्जियन को लगता है कि 10वीं में बच्चे के 95% आए थे, अभी 35% आए, बताओ क्या होगा। और बहुत सारे स्कूल वाले तो 11th में फेल कर देते हैं, बढ़िया जानबूझ के फेल करते हैं। कितने ऐसे स्कूल वाले हैं जो चिड़ के मारे 11th में मैक्सिमम जनता को फेल करते हैं। गर्व से फेल हो, कोई टेंशन नहीं यार, बशर्ते ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो मतलब ये पता होगी तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही है। अब कोई चैप्टर तुम्हारे स्कूल वाले वर्क, पावर, एनर्जी चालू करेंगे, 2 क्लास में खत्म कर देंगे, यहाँ हम तुम्हें 10 क्लास पढ़ाने वाले, तो तुम जब सिलेबस ही नहीं पढ़ाओगा
या तो खुद से कर लो, बात अलग है। तो वो तो उनको भी फेल कर देते हैं जो एडवांस में सेलेक्ट हो जाते हैं जाके। लास्ट टू लास्ट ईयर बच्चा चिंटल्स का पढ़ता था, नमन राय सिंघानिया, और उसको 11 में फेल कर दिया हाफ ईयरली में। उससे कह दिया तुम IIT तो छोड़ो, तुम्हारा तो बॉर्डर लेवल क्लियर नहीं है। हमारा मामला थोड़ा सा वैसा रहता है, इसलिए हम अच्छे स्कूल वाले जितने भी बच्चे उनको पहले स्कूल छुड़वा देते हैं। हम जब अपनी खुद की कोचिंग चलाते तो सबसे पहले जहाँ मुझे लगा ये बच्चा थोड़ा अच्छा कर रहा है, तो सबसे पहले ये जो 2-3 फर्जी स्कूल हैं जो ज़्यादा पढ़ाने में विश्वास रखते हैं पहले छुड़वा देते हैं। सबसे ज़्यादा तो वीरेंद्र स्वरूप वालों को तो पहले माइनस कर देते हैं, तुरंत छोड़ो। तो हम सबसे पहले स्कूल माइनस कर देते हैं। ये सिंपल बात होता है। कई बार पेरेंट्स को लगता है अरे सर ये क्या सलाह दे दी आपने। तो हमारा सिंपल बात होता है कि देख लो 95% चाहिए बोर्ड में कि जेईई में सिलेक्शन चाहिए, 90% से काम चला लोगे, जेईई में सिलेक्शन चाहिए तो बता दो बस। क्योंकि जो स्कूल मुझे पता है कि परेशान करता है, होमवर्क, ये वर्क, वो वर्क, दुनिया का असाइनमेंट, ये वर्क, वो वर्क, दुनिया भर का बदतमीजी करते रहते हैं, तो वो कहाँ पढ़ने का मौका ही नहीं देते वो लोग। अब कुछ स्कूल अच्छे होते हैं, बेटा मन हो तो आना, ना मन हो तो ना आना, वो बढ़िया है, उनको नहीं छुड़वाते हम, क्योंकि वहां जाना ही नहीं। तो बट ठीक नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। कुछ बच्चे होते हैं जो स्कूल कोचिंग दोनों के साथ करते हैं, मैनेज करना भी चाहिए। अगर आप स्कूल में गेन कर रहे हो, स्कूल पढ़ना इस हमेशा बेनिफिशियल होता है, पर अगर स्कूल से गेन नहीं कर रहे हो तो फिर गलत लगता है मुझे। तो अगर पढ़ रहे हो स्कूल में नंबर थोड़े कम भी आ रहे चलेगा, मेहनत करो। ये स्कूल जैसा नहीं है, यहाँ और स्कूल में अंतर है। सारे स्कूल में नहीं कहूँगा एक जैसे, कुछ स्कूल पढ़ाते भी हैं, जेन्युइनली पढ़ाते हैं वो लोग, लेकिन पढ़ते नहीं हो तुम लोग स्कूल में, मुझे ये भी पता है। जब यहाँ मार मार के हम पढ़ा रहे नहीं पढ़ रहे हो तो स्कूल में क्या ही पढ़ते होगे। तो भैया गोला मत मारो, अभी सुधर जाओ, वरना हाथ मलते रह जाओगे। सबसे बड़ा फिजिक्स ना आने की सबसे बड़ी वजह होती है बैकलॉग और एब्सेंट होना। हाईली कनेक्टेड सब्जेक्ट है, हाईली फिजिक्स की एक ही बुराई है, मैथ्स और केमिस्ट्री में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैथ एपी जीपी जाए, एपी जाएगी जीपी आएगी, नए दुनिया, नए मोहल्ला और नया सब कुछ लेके आएगी। जीपी के बाद एचपी आएगी, फिर नया नया। और चलो हम कह रहे चली भी गई एपी जीपी दोनों, तो बाइनोमियल एकदम नया, बाइनोमियल चला गया, क्वाड्रेटिक नया, क्वाड्रेटिक चला गया, ट्रिग्नोमेट्री नया, ट्रिग्नोमेट्री चला गया, कोऑर्डिनेट नया, ट्रिग्नोमेट्री का कोऑर्डिनेट से कोई रिलेशन नहीं, टेन थीटा टेन बीटा इतना तो सबको पता होता है। फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि एनएलएम, महीना भर एनएलएम पढ़ा, फिर आपने एनएलएम फ्रिक्शन पढ़ा, 15 दिन आप वर्क पावर एनर्जी पढ़ोगे, 15 दिन एनएलएम पढ़ोगे, सेंटर ऑफ मास पढ़ोगे, 1 महीना रोटेशन पढ़ोगे। सबसे खतरनाक पूरे 2 साल में सबसे खतरनाक तो रोटेशन ही है। हाईली कनेक्टेड रोटेशन एक ऐसा चैप्टर है, काइनेमैटिक्स से लेके सेंटर ऑफ मास तक की पूरी फिजिक्स यूज होती है उसमें। एक एक सवाल में 10-10 कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 1 महीने 1.5 महीने लगता है उसको पढ़ाने में, पूरा अच्छे से एडवांस लेवल तक। डरा नहीं रहा हूं सब, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर तुम ये सोचते, तुम्हें पता होना, अगर तुम इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो कि नहीं कोई बात नहीं, जिंदगी ऐसे चलनी है, एक छोटा सा जीवन मिला है, तब पढ़ के क्या करना है, देन इट्स ओके। तब तो तुमसे लाइफ में खुश नसीब कोई इंसान नहीं, क्योंकि जिसको चिंता नहीं है कल की, वो अंदर से बहुत प्रसन्न रहता है, रिलैक्स्ड। क्यों, एक जीवन है, क्या करेंगे इतना पढ़ पढ़ के, जो आएगा आएगा, नहीं आएगा तो कुछ, जो कहते हैं ना, हमारे कजन है वो कहते थे पेट दिया भगवान ने तो रोटी भी देगा। क्यों इतनी चिंता करें कि रोटी कहां से आएगी। तो वो पढ़ते पढ़ते नहीं थे, कहीं जॉब करने जाते थे, कुछ कुछ बुरा लग गया तो तुरंत उससे कहते थे तुम ऐसा करो हमारे घर में आओ, झाड़ू पोछा लगाओ, तुम्हें इतने पैसे देंगे। सोचो किसी के यहाँ नौकरी करने गए, उल्टा उसी को, और उसने डांट दिया तुम्हें काम की तमीज नहीं है, और उसको हम कहते हैं ऐसा करो तुम आओ हमारे यहाँ, हम तुम्हें नौकरी दे, तुम क्या नौकरी दोगे, ये रखी तुम्हारी नौकरी। ऐसे लोग, ऐसे एटीट्यूड, तो बस वो, लेकिन हाँ वो प्रसन्न रहते जीवन में, उनको कोई, वो कहते क्या फर्क पड़ता है, मस्त टहलते हैं, 2 घंटे यहाँ बैठते हैं, 2 घंटे वहां बैठते हैं, चूंकि कुछ काम ही नहीं करते। जीवन में चिल्ड एकदम माहौल है। 2-4 साल कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, 2-4 बिजनेस ट्राई किए, ये करा वो करा वो करा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्हें उम्मीद भी नहीं है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता वो क्या कपड़े पहने हुए। तो
तो सुखी सबसे ज्यादा वही है, पूरे पूरे खानदान में सबसे ज्यादा खुश वही नजर आते, वो इकलौते हैं जिनके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाती कभी। तो यदि वो विचारधारा है तो कोई, तब तो मेरा कहना बेकार है कि अरे ठीक है ईश्वर ने बनाया है तो सोचा ही होगा, मैं क्यों चिंता करूं, क्यों रेगुलर कोचिंग आऊं। तो भैया उनके लिए नहीं, प्लीज उनके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भैया रेगुलर आइए, अभी वर्क पावर एनर्जी से फिर भी 50% चीजें नहीं हैं, मामला समझ जाएगा, नहीं तो फिर मैं भी हार गया हूं। आइए प्लीज। तो हम बात कर रहे थे कि अगर हम mg का वर्क डन लिख रहे हैं तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स अगर हम देखें तो यहां पर mg mg mg, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना लग रहा है, h। आप देखो बेटा, नेट डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अरे 2D मोशन में बहुत बताया भैया, ये क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं। mg की दिशा में बताओ, mg की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना है mg की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, h है, तो h से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो ग्रेविटी का जो वर्क आएगा वो हमेशा क्या आएगा, mgh। हाँ इतना जरूर है कि बॉल अगर नीचे से ऊपर जा रही होगी तो mg नीचे लगेगा, बॉडी ऊपर जा रही है तो माइनस mgh हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जो ग्रेविटी का वर्क होगा ऑलवेज mgh होगा। अगर g कांस्टेंट है, नीचे आने पे mg प्लस mgh वर्क करेगा, ऊपर जाने पे mg माइनस mgh। ये याद ही कर लो, बार बार यूज होगा तो एकदम याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। चलो फटाक से लिखो। तो फोर्स, कांस्टेंट फोर्स के वर्क डन का ये दूसरा पहलू है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि यदि हम F डॉट एस ना करना चाहें तो हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स की डायरेक्शन में होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये कब लगा, मेरी तरफ क्यों नहीं है ये, उधर की तरफ फिक्स होना चाहिए ना, चारों तरफ आ रहा है ना। तभी मैं कहूं उधर हवा कैसे लग रही है। चलिए तो ग्रेविटी का वर्क लिख लीजिए। पीछे लिखना था क्या, लिख लिया था। शोर नहीं, खाल उधेड़ के रख दूंगा मैं। लिख लिया। तो नीचे आएगा तो mg का वर्क प्लस mgh, ऊपर जाएगा तो mg का वर्क माइनस mg।
क्या सांबा? पढ़ रहे हो? हाँ हाँ, खाल उधेड़ देंगे, ध्यान रखना। तुम्हारा मित्र कहाँ बैठा है आज? आगे, वेरी गुड, वेरी गुड। अलग अलग ही बैठना दोनों। पापा ने फिर हैप्पी बर्थडे विश तो नहीं किया था घर पे जाके वीडियो देखने के बाद? डिसम डिसम नहीं है? इतने सीधे पापा हैं तुम्हारे। मेरे पापा होते ना अगर, यहीं लुटा देते, समझ रहे हो? आओ चलो। लेकिन मुझे उम्मीद है तुम अब बहुत मेहनत से पढ़ाई करोगे, बहुत अच्छा करोगे। चलिए बेटा, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स देखते हैं। प्लीज ध्यान दें। सबसे पहले वन डायमेंशनल फोर्स की बात करते हैं। व्हेन फोर्स इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, वन डायमेंशनल फोर्स मान लो। जैसे बेटा मान लो फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, कोई बॉडी है, उस पर एक फोर्स लग रहा है जो एक्स के साथ वेरी कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x न्यूटन, सपोज ये फोर्स लग रहा है। ये जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है और एक्स के साथ वेरी करेगा। देखो बेटा एक बात समझो, ये फोर्स लगेगा जिससे बॉडी में एक्सेलेरेशन आएगा, बॉडी मूव करेगी राइट में। अच्छा, बॉडी मूव करेगी तो बताओ उसकी पोजीशन चेंज होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? यानी एक्स बदलेगा कि नहीं बदलेगा? और एक्स बदलेगा तो फोर्स बदलेगा। तो फोर्स बताओ कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? फंक्शन है तो वेरिएबल फोर्स होगा। अब एफ डॉट एस हम कांस्टेंट फोर्स के लिए लगा सकते हैं, वेरिएबल के ना लगा सकते। तो हमारे जो सीनियर है उन्होंने कहा बेटा कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन इतना होता है। अब वेरिएबल में कैसे जुगाड़ फिट करी जाए, तो सुनो ध्यान से। अगर मैं एक्स में बहुत छोटा चेंज करूंगा, मान लो एक्स बराबर 1 डाला तो 4 + 1 5 न्यूटन आ गया। और अगर मैं x बराबर 1.00000000000000001 डालूं तो भी लगभग 5 ही आएगा। कहने का तात्पर्य है कि x में अगर मैं बहुत बहुत माइन्यूट चेंज करूं, dx का चेंज करूं, तो फोर्स को कांस्टेंट माना जा सकता है। फोर्स कैन बी एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट फॉर ए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। तो अगर मैं इसको फोर्स की डायरेक्शन में dx डिस्प्लेस करा रहा हूं, तो देखो इसका जो dw होगा, dw इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क डन होता है? F डॉट dx। बेटा फोर्स का वर्क डन क्या होता है? F डॉट s होता है ना, s। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर? dx, बहुत छोटा है। अच्छा, दोनों सेम डायरेक्शन में तो एंगल 0 डिग्री है, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो F इंटू dx हो जाएगा। तो अगर x डायरेक्शन में वेरिएबल फोर्स लग रहा है और बॉडी भी x डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन होगा। फिर इसी तरह के बहुत छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए एफ डी एक्स एफ डी एक्स एफ डी एक्स आएंगे। इनफाइनाइट एलिमेंट्स जोड़ना होगा, यानी इंटीग्रेट करना होगा। यानी अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेरिएबल फोर्स लग रहा है तो इंटीग्रल एफ डी एक्स हमारा वर्क डन होगा। तो तुम देखो, अच्छा बताओ इंटीग्रेशन एरिया ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया। तो ये एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ भी कह सकते हो। इसका मतलब फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर हो या फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ हो, तो हमारा उस ग्राफ के एरिया से भी हम वर्क डन निकाल सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर फोर्स वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा हो, फोर्स इज अलोंग वाई एक्सिस और बॉडी भी डिस्प्लेसमेंट भी वाई एक्सिस में हो रहा है, तो बताओ वर्क डन क्या लिखोगे? इंटीग्रल एफ डी वाई हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं भैया? अगर फोर्स y में लग रहा होगा तो dy भी तो dy डिस्प्लेसमेंट होगा y की डायरेक्शन में, है ना? तो दो तरह से सवाल बेटा यहां पर आपको मिलेंगे, या तो इंटीग्रेशन करवाएगा आपको लिमिट के साथ प्रॉपर, या फिर ग्राफ देके एरिया की मदद से वर्क डन निकलवाएगा। तो मैं दोनों पे एक एक सवाल आपको देने वाला हूं, आप इसको लिख लें।
आइए एक सवाल करते हैं। ए फोर्स इज एक्टिंग, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। ऑन ए बॉडी, ए फोर्स F is equal to 3x square plus 4x Newton is acting on a body along x-axis. Find out work done by this force from x equal to 0 to x equal to 10 meter. x equal to 0 से 10 के बीच में वर्क डन बताना। तो बेटा बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। W इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी एक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे बेटा 3x स्क्वायर प्लस 4x dx, लिमिट 0 से 10, ये आएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन याद है सबको, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या पढ़ाया था? x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस, एक पावर बढ़ा देते हैं, बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर x स्क्वायर होगा तो पावर हो जाएगी 3 अपॉन 3, x की पावर 1 होगा तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा अपॉन 2। समझ रहे हैं ना? x की पावर 0 होगा, कांस्टेंट होगा, तो 0 प्लस 1 x हो जाएगा अपॉन 1। तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, x का x स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब बाई 3 होगा, यहाँ एक्स की पावर 1 है तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। यहाँ लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 10 है, 3 3 कट गया, 2 दूनी 4। अब देखो पहले अपर लिमिट पुट करी जाती है, मतलब एक्स की ये वाली वैल्यू पुट करी जाती है। तो यहाँ पर एक्स क्यूब में पुट करेंगे तो 10 का क्यूब, ये 2 बचा है 10 का स्क्वायर, फिर x की ये वाली वेट, ये तो सब 0 0 कर देगी, लोअर लिमिट पुट की जाती है। 1200 ना 1200 आ रहा है क्या? 1200 जूल वर्क डन आ जाएगा। बस कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस फंक्शन चेंज होता रहेगा। समझ रहे हैं ना? ये जो फंक्शन हमने लिखा है इसकी जगह कुछ और हो जाएगा। ये चैप्टर फ्रिक्शन की तुलना में सरल है, आपको सरल पड़ेगा, बस आप वर्क अच्छे से सीख लो। अगले 2 चैप्टर आपको टफ ज़्यादा नहीं लगेंगे, उसके बाद जो आएगा आरवीडी। डन बेटा, लिख लिया सबने? चलो एक एक वर्क करके दिखाओ। चलो एक फोर्स लग रहा है बेटा, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, फाइंड आउट एबीसी कांस्टेंट, वर्क डन फ्रॉम y इज इक्वल टू डी से y इज इक्वल टू 2d। चलो बताओ क्या लगाओगे, बताओ। इंटीग्रल एफ डी वाई, यही तो लगाओगे। चलो लगाओ।
आ गया बेटा? देखिए ए वाई स्क्वायर बी वाई प्लस सी, ये डी वाई आएगा, डी से 2d। देखो इंटीग्रेशन क्या आएगा, वाई स्क्वायर का आएगा वाई क्यूब बाई 3, वाई का आएगा वाई स्क्वायर बाई 2, और 1 का आता है वाई, डी से 2d। तो पहले 2d रख देते हैं, a बाई 3 2d का होल क्यूब, b बाई 2 2d का स्क्वायर, y की जगह 2d, c इंटू 2d। ये पूरा अपर लिमिट है, माइनस a बाई 3 d का क्यूब, b बाई 2 d का स्क्वायर, c इंटू d। बस घटा दीजिए। देखो ये 8/3 में 1/3 घटेगा तो 7 AD क्यूब बाई 3 आएगा, प्लस 4/2 में 1/2 3/2 आएगा, 3 BD स्क्वायर बाई 2 और प्लस CD आएगा। तो आफ्टर कैलकुलेशन ये आंसर आएगा। देखो आ रहा है क्या, ये आंसर आएगा। कितने लोगों का आ रहा है? काफी लोगों ने हाथ उठाया। जल्दी लिख लो। देखो जिनसे क्वेश्चन गलत होता है या नहीं करते हैं, वो दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो प्रयास ही नहीं करते, तो कृपया प्रयास करें। और जिनका गलत प्रयास किया गलत हो गया, पूरा सवाल कभी गलत नहीं होता, उसमें से कोई एक ऐसी चीज होती जो गलत होती, जो आपको पहचाननी होती है। या तो आपने कैलकुलेशन गलती करी, मान लो किसी का आंसर गलत आ गया, लिमिट लगाने में दिक्कत होगी, तो आपको समझना है कि आपको इंटीग्रेट करना और लिमिट लगाना सीखना है, उसको उस पर आपको काम करना है घर पे जाके। अगर आप शुरुआत ही नहीं कर पा रहे हो, मतलब कॉन्सेप्चुअल एरर है, कहीं ना कहीं चीजें पकड़ नहीं पा रहे हो, तो थोड़ा सा मनन करना होता। पूरे सवाल में कोई एक आध चीज ऐसी होती जहां हम फंस रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमें कुछ नहीं पता होता उसके बारे में। इसमें क्या ही है, अगर किसी को इंटीग्रेट ही नहीं करना आता है, लिमिट नहीं लगाना आता, उसी से नहीं होगा बस। बाकी इसमें कौन सी ऐसी फिजिक्स यूज ही नहीं हो रही, मैथ्स यूज हो रही है। तो जिसका गलत हुआ है वो इंटीग्रेशन पे फोकस करे, रिवीजन करे इंटीग्रेशन का जाके, लिमिट कैसे लगाते ये सब काम किया करो जाके, तुरंत जाके। चलिए अब यहां पर मैंने एक सवाल दिया आपको कि एक फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, मैं इसको एफ एक्स लिख दे रहा हूं, और एक्स एक्सिस के साथ फोर्स का फंक्शन दिया है ये 10 है, ये 20 है, ये 25 है, ये 30 मीटर है। ये एक्स मीटर में है, ये न्यूटन में है, न्यूटन में। फाइंड आउट वर्क डन बाय फोर्स, नंबर 1, फ्रॉम x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 20, फ्रॉम x इक्वल टू 20 से x इक्वल टू 30, और फ्रॉम x इक्वल टू 30 से 0 से x इक्वल टू 30, टोटल वो निकल आएगा। देगा नहीं, वो एग्जाम में निकालना पड़ सकता है। बेटा आप लोग, हम मुझे पता है बेचैन हो रहे होगे कि सर ये वाली वैल्यू बताओ, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। आईआईटी एडवांस में 2009 में सवाल आया था, नहीं बताया था। लाइन की इक्वेशन, लाइन के बारे में सब तो पता है, सेम लाइन ही तो पीछे नीचे आई, वो कौन सा बोल रहा कि डिफरेंट लाइन है, वही लाइन आई है ये लाइन। तो अगर तुमको ये पता है, ये पता है, सब पता है, तो ये भी निकल आएगा बहुत आराम से। अभी पिछले प्रतिज्ञा टेस्ट में, पिछले से पिछले में जो प्रतिज्ञा वालों का IITS हुआ, उसमें भी लोग परेशान थे, सवाल इस चक्कर में गलत हो गया। क्या फर्जी बातें करते रहते हो। वर्क निकालना है। वर्क क्या है, वेरिएबल। अच्छा फोर्स का ग्राफ देके क्या लग रहा है, फोर्स कम ज्यादा हो रहा है ना, ऊपर नीचे हो रहा है, घट रहा है, नेगेटिव हो गया, तो वेरिएबल फोर्स है, तो वर्क कैसे निकलेगा बताओ। इंटीग्रल एफ डी एक्स होता है वर्क। अभी बताया था, तुरंत के तुरंत भूल गए। क्या कोई आइडिया नहीं वर्क कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा वर्क?
इंटीग्रल एफ डी एक्स से तो निकलेगा। अभी मैंने देखो लिखा है, तुम लोग याद क्यों नहीं करते? क्या लिखा, पढ़ो। एरिया से निकलेगा ना, क्यों याद नहीं तुमको एरिया? अभी लिखाया कि नहीं लिखाया कि एफ एक्स, पढ़ के देखो कि एफ एक्स ग्राफ का एरिया होगा, है कि नहीं बताओ? एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ है कि नहीं बताओ? तो ग्राफ ही तो दिया है। कौन करेगा बताओ? क्यों नहीं सॉल्व कर रही हो? सबको मार पड़ जाएगी। केवल लिखना नहीं है बैठ के यहां पे। हाँ सही है। ऊपर का एरिया कैसा लेंगे, पॉजिटिव। नीचे का एरिया, भाई W बराबर इंटीग्रल एफ डी एक्स है, मतलब फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ का। हाँ देखते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले तो सुनो, सुअरो ध्यान दो थोड़ा। सबसे पहले तो ये वाली वैल्यू आपको नहीं पता है, तो देखो जरा ये वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर मैं ये एंगल थीटा मान लूं तो ये एंगल भी थीटा होगा। इस वाली हाइट को ही तो हमें कैलकुलेट करना है। अगर मैं इसे देखो टेन थीटा दिखा रहा हूं, देखो कई बार दिया नहीं जाता परीक्षा में, तुरंत मांगने लेते हो, दे दो सर दे दो, ये वाला डेटा दे दो। ये देखो टेन थीटा क्या आएगा, ये ऊंचाई कितनी है, बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, ये 20 और ये कितना है 10, 20/10 होगा कि नहीं होगा? और सेम थीटा ये है, इस वाले में देखो टेन थीटा क्या होगा, ये h डिवाइड बाई 5, यहां से आ जाएगा h बराबर 10। इसका मतलब है ये 10 होगा, 10 -10, मतलब साइन माइनस लिख देंगे, पर ये जो लेंथ होगी वो 10 होगी। अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है बताओ? यहां से पता चल रहा है कि फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ या फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया हमें क्या बताता है, वर्क। अब एक बात बताओ, तो यहां हम समझ रहे हैं कि हमें एरिया निकालना है, एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया कैसे निकलेगा, ये एरिया है 200, 20 इंटू 10, ये हाफ 10 इंटू 20 100, ये 10 इंटू एच कितना आया 10/2, पूरा 50 आएगा। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक पूरा 50 आएगा, ये पूरा मिला के पूरा 50 आएगा, 25 ये 25 ये। तो अब देखो ये वर्क डन क्या आएगा, यहां पे वर्क डन आएगा W इक्वल टू, यहां से ये 200 प्लस 100 कितना आएगा बताओ, 300। यहां आएगा W इक्वल टू -50 और यहां आएगा W इक्वल टू 250, जोड़ देंगे। अरे समझ रहे हो क्या? अब बताओ, तुमको हमने पढ़ा दिया कि एरिया बताएगा, फिर भी तुम्हें याद नहीं आ रहा, सीधे सीधे सवाल नहीं अटेम्प्ट करते हो यार। कुछ कुछ नया सोचना हो तो समझ में आता कि दिमाग लग रहा है। मैं ऊपर लिखा के आ रहा हूं कि इंटीग्रल एफ डी एक्स है तो एफ एक्स ग्राफ का एरिया भी वर्क होगा, और ग्राफ ही दे रहा हूं, फिर भी क्लिक नहीं कर रहा है कि एरिया निकालना है। अब जरा बताओ मुझे, ये वाला एरिया पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव वर्क कैसे हो रहा है? तो सुनो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बताता है, डायरेक्शन। और ध्यान देना जरा, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स कोऑर्डिनेट को। इस पूरे ग्राफ में एक्स लगातार बढ़ रहा है, देखो ग्राफ लेफ्ट से राइट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। इसका मतलब बॉडी इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और जो यहां से यहां तक फोर्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो फोर्स की डायरेक्शन भी कैसी है, पॉजिटिव एक्स में, और बॉडी भी किधर जा रही है, पॉजिटिव। तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। 0 डिग्री पे वर्क कैसा आएगा, पॉजिटिव। लेकिन 20 से 30 के बीच में फोर्स नेगेटिव है, ग्राफ नीचे आ गया है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया एक्स के नीचे। तो फोर्स नेगेटिव का मतलब फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड कभी नहीं नेगेटिव नहीं होता वेक्टर का। नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन ऐसी है फोर्स की।
पर बॉडी आगे जा रही है, एक्स अभी भी आगे बढ़ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो गया, फोर्स इधर हो गया, एंगल कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री एंगल पे वर्क डन क्या कैसा आएगा नेगेटिव, इसलिए नीचे का एरिया नेगेटिव लिया जाता है, समझ रहे हैं ना, ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे का एरिया नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। और ये वाली हाइट जरूरी नहीं कि आपको बताई जाए, कभी भी हो सकता बता दे, हो सकता ना बताए, तो आप हमेशा अगर सेम लाइन नीचे आई है तो ये वाला थीटा और ये वाला थीटा लेकर के tan थीटा लगा करके निकाल लेना, ठीक है ना, सेम tan थीटा उधर, सेम tan थीटा इधर भी। कर लिया सबने? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये 5, 10, 15, 20, ये 10, ये -10। चलो बताओ वर्क डन कितना है? फ्रॉम x इक्वल टू 0 से क्या क्या है? शून्य बोला था मैं, 16 सुनाई पड़ा, हिंदी बोल देते हो यार। कितना होगा? कुछ लोग सॉल्व करने का बैठ जाएं। 0 होगा, इधर जितना पॉजिटिव होगा उधर उतना, वेरी गुड। और यहां से यहां तक पूछे तो बस ये ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा पॉजिटिव, और यहां से यहां तक नेगेटिव, तो नेट वर्क डन क्या होगा? 0 हो जाएगा। कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव बेटा? एरो तो बनाओ उसमें, ऐसे ऊपर नीचे। अच्छा ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे नहीं, ऐसे याद रहेगा। सांबा लिख लिया? चलो एक सवाल अच्छा ये करके दो, ये मैं कुछ नहीं बताऊंगा इस बार। मैं एक बहुत ही थोड़ा हट के सवाल दे रहा हूं। सवाल कुछ ऐसा है कि एक बॉडी पर मैंने एक फोर्स लगाया है जो कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे लग रहा है। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे लग रहा है, और फोर्स का जो फंक्शन है वो kx² है, और थीटा 60 डिग्री कांस्टेंट, मतलब थीटा चेंज नहीं हो रहा। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये एंगल है, मतलब फोर्स फोर्स इस बार एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं लग रहा है, 60 डिग्री पे लग रहा है, बट फोर्स की जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है, वेरिएबल है। फाइंड आउट वर्क डन बाय फोर्स फ्रॉम x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 के बीच में बताना। हाँ याद नहीं, मतलब मुझे क्या पता है, सॉल्व करने में ही पता चलेगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप रट के बैठे हो इंटीग्रल एफ डी एक्स करते हो तो आप गलत हो जाओगे। इसलिए जब हमने आपको डेरिवेशन सिखाया था थोड़ी देर पहले, ये जब बेसिक कंसेप्ट सिखाया था, यहाँ से काम बनेगा। जब भी कोई बहुत एकदम बेसिक फंडामेंटल चेंज किया जाता है कॉन्सेप्ट में, तो जड़ पे जाके देखना होता है, बिल्कुल बेसिक जहाँ से चीज़ें ओरिजिन हुई हैं। अब आप यहाँ देखो कि ये जो मैंने जब इंटीग्रल एफ डी एक्स निकाला था तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही था, देख रहे हो।
यहाँ एफ डॉट डी एक्स लिखा था डी डब्ल्यू, और बीच का एंगल 0 डिग्री होने की वजह से cos 01 हो गया था। तो अगर आप बिल्कुल बीचे को जड़ों से चीजों को पकड़ रहे हो तो आप वेरिएशंस को पिक कर ले जाओगे, तो बहुत आसान है। अब ये क्या है, तो अब आप देखो, अगर फोर्स देखो मैग्नीट्यूड तो वेरिएबल ही है, तो इस डायरेक्शन में अगर आप dx डिस्प्लेसमेंट लेते हो तो जो dw आएगा वो आएगा f डॉट dx। ये वेरिएबल फोर्स के लिए f डॉट dx आएगा, बट यहां f डॉट dx f होगा, dx होगा और cos 60 भी होगा। यहां थीटा 0 डिग्री नहीं है, बस इतनी सी बात है। इंटीग्रेट यहां भी करना पड़ेगा, पर एक cos 60 भी आएगा साथ में। तो W होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू एफ की, तो एफ डी एक्स कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो एफ को लिखेंगे के एक्स स्क्वायर डी एक्स कॉस 60 1/2, लिमिट है 1 से 4, के बाई 2 आ रहा है कॉमन, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट है 1 से 4, के बाई 2 पहले डालेंगे 4 तो 64/3 माइनस 1/3, 4 चौको 16 चौको 4 का पड़ा आता है तो 64/3 आएगा, फिर 1/3 आएगा, 63/3 21, तो 21 के बाई 2 है किसी का आंसर? वेरी गुड वेरी गुड, कोई बात, वेरी गुड, वेल डन। क्या नाम है तुम्हारा फलाने? हाँ, नाम भूल गए, तुमने बताया था कुछ, 2 बार अली। यही आ रहा है। तो ये एक छोटा सा चेंज है, और सुनो, कॉमन को जो ज्यादातर वेरिएबल फोर्स आते हैं वो इंटीग्रल एफ डी एक्स से ही होते हैं, और बीच में से अचानक ऐसा आ जाएगा तो सिली मिस्टेक होने के पूरे चांस हैं। क्या अभी 3 डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स बचा है? हमने तुम्हें बताया था ना 8:30, मतलब 8:30। अभी थोड़े दिनों बाद लेकिन टाइमिंग जल्दी की हो जाएगी, 4:15 से 6:15 हो जाएगी केमिस्ट्री, और फिर 6:20 से मैं शुरू कर दूंगा, तो 6:20 से 8:25 पे छोड़ दिया करो। ठीक है, जाओ, अभी वेरिएबल फोर्स नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। लो वो लाओ मॉड्यूल, लाओ, होमवर्क टिक कराएंगे। लाए नहीं? सुअर हो तुम लोग, सुअर। हम पेन से पेज नंबर क्वेश्चन नंबर लिख के भेजेंगे, ठीक है? ग्रुप पे मैसेज करवाएंगे, ठीक है?